आज का टॉपिक है भयंकर इंपॉर्टेंट। टॉपिक के ऊपर लिख लो बीआई। बीआई बोले तो भयंकर इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बीआई टॉपिक पढ़ा रहा हूं आज मैं। ओहो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिना कैमरा ऑन किए समझ ही नहीं आएगा ये टॉपिक। आज एक ऐसी चीज हम पढ़ने वाले हैं जिसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं। हर टॉपिक के बारे में यही कहे जा रहा है बंदा, ऐसे मत सोचो अपने अपने दिलों में, सच कह रहा हूँ। आज का टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा है। शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो आज के टॉपिक के बाद जिसमें ये ना लगे। सोच लो अब मैकेनिक्स का शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हम करें जिसमें ये ना लगे जो मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक, तो आज का टॉपिक है क्या? टॉपिक की हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मैकेनिक्स। थर्ड लॉ, सेकंड लॉ भी नहीं किया अभी। सेकंड लॉ जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये भी सेकंड लॉ है। अगली जो क्लास होगी वो भी सेकंड लॉ है, उसके अगली जो क्लास होगी वो भी सेकंड लॉ है, उसके अगली जो क्लास होगी वो भी सेकंड लॉ है, और लगभग अभी 2 हफ्ते तक सिर्फ सेकंड लॉ ही। मजाक थोड़ी है। सर वेडनेसडे को पेपर अगले वेडनेसडे। सर हमारे स्कूल में अभी मोशन प्लेन का वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है और हमारे एग्जाम में ये पूरा चैप्टर आएगा। स्कूल वाले कहेंगे 2 पीरियड एक्स्ट्रा आ जाओ बच्चों। ये चैप्टर देखो, अगर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बताने हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से सब लोग। अगर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताने हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट कि ये इस चैप्टर में है, टॉपिक्स पढ़ाने हो, तो वो आज ही हो सकता है, ठीक है। बट इट्स नॉट अबाउट टॉपिक्स। देखो अभी हम जितना कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ सेकंड लॉ पे बेस्ड है, और तुम्हारे स्कूल टीचर क्या करेगा, सेकंड लॉ बताएगा आगे बढ़ने। तो ये सब समझना जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे। अब पॉइंट उसमें ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें, जैसे मैं कल भी कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें लगाने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट उतना नहीं है, टॉपिक्स बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। तो जितने ज्यादा मेरे से होंगे मैं यहाँ पे कराऊंगा। अब कोई कुछ बोला, मंडे को पेपर है, ट्यूसडे को पेपर है, कौन बोला? सर मैंने बोला वेडनेसडे। हाँ ठीक है, हो जाएगा जब तक। अभी तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहा हूँ। हाँ पर ये जरूरी है, इनफैक्ट उस पेपर के लिए भी जरूरी है। देखो बच्चों, फ्राइडे। ओके, लॉस ऑफ मोशन आ रहा है? यस सर। अच्छा तुम तो वही थे ना 16 19 जो तुम बता रहे थे। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, जब ये एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है, कल भी लगेगी। वेट, टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे सेकंड लॉ के बेसिस पे। कल जो मैंने तुमको सेकंड लॉ के क्वेश्चंस कराए, वो क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास में हमने करे सेकंड लॉ के, वो तो 9th के थे। 9th में भी तो आते थे वैसे क्वेश्चन, ई दे रखा है, यू दे रखा है, ए बताओ, एफ बताओ, है ना। लेकिन नया क्या आएगा? तो नया ये आएगा, तो पहले ये फोर्सेस समझ लो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मैकेनिक्स। जितने भी क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस में कुछ फोर्सेस यूज होंगी, और वो फोर्सेस के बारे में तुम्हें पता नहीं है, तो पहले उनको समझ लो। पहली फोर्स है वेट। वेट एक ऐसी फोर्स है जो हर बॉडी पे लगती है, हमेशा लगती है। इसके बाद जो फोर्सेस आई हैं उनके बारे में तो हम ये कहेंगे कि ये कब लगती है कब नहीं लगती। बट वेट एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा लगती है। ये हर क्वेश्चन में तुमको लगानी है, कैसे लगाने मैं बताऊंगा, लेकिन पहले फोर्सेस को समझ लो।
ये वेट वेट किसको बोलते हैं? वेट वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज वेट। ठीक है, वेट होता है mg। इट ऑलवेज एक्ट्स in vertical downward direction. It always acts in vertical downward direction और इसका फॉर्मूला होता है mg। वेट को हम डिनोट करेंगे w से और किसी भी बॉडी का वेट होता है mg। mg is mass into acceleration due to gravity, 9.8 mg। ठीक, it always acts in vertically downward direction। देखो जब हम 9th में क्वेश्चन करते थे तो हमें दिया रहता था कि बॉडी पे इधर से फोर्स लगाई, इधर से फोर्स लगाई। अब हमें दिया नहीं रहेगा, हमें तो बस सिचुएशन दी होगी, हमने खुद सोचना है कि कौन सी फोर्स लगाई या कौन सी लग रही है। तो उसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फोर्सेस है जो लगती हैं बॉडी पे। तो फर्स्ट इज वेट, और ये कैसे लगती है? जैसे बॉडी एक सरफेस पे रखी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ईच फोर्स एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी। हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर मैं इतनी बड़ी बॉडी भी बना रहा हूं तो मेरे लिए ये इतनी बड़ी नहीं है, इट इज जस्ट अ पॉइंट फॉर मी। समझ रहे हो? हम हर क्वेश्चन में बॉडी की डायमेंशंस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर हम बॉडी की डायमेंशंस को भी कंसीडर करें तो बड़ी दिक्कत आएगी। जैसे 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 ये बॉडी, अगर मैं डायमेंशंस भी लेके चलूं तो इस पे जो एक फोर्स लगेगी इसके अलग अलग जगह पे लग के वो अलग अलग इफेक्ट देगी। जबकि हमने पढ़ा है कि जब बॉडी पे फोर्स लगती है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, ये तो नहीं करने वाली। अगर वो फोर्स यहाँ लगेगी तो ये बॉडी ऐसे गिर जाएगी, अगर वो फोर्स यहाँ लगेगी तो ये बॉडी ऐसे गिर जाएगी। तो अगर हम बॉडी के डायमेंशन को भी लेके चलें तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा हमने डायमेंशन नहीं लेनी, हम लेंगे लेकिन आगे आने वाले 7th 8th चैप्टर में। तो हमने कहा हम नहीं ले रहे डायमेंशन, तो हमारे लिए बॉडी इज जस्ट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ताकि ये सब दिक्कतें ना आए। और पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि अगर एक बॉडी की कुछ डायमेंशन हैं तो हमारे लिए वो बॉडी सिर्फ उसका सेंटर। भाई डायग्राम में हम पॉइंट ना बना के पूरी बॉडी बना रहे, बट फिर भी हमारे लिए बॉडी क्या रहेगी? उसका सेंटर। तो ऑब्वियसली जो फोर्स एक्ट करेगी वो सेंटर पे ही एक्ट करेगी। तो तुमने सेंटर से एक एरो बनाना है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, समझे? वो एरो की डायरेक्शन कैसे रहती है कि वो फोर्स बॉडी को किधर खींचना चाहती है। तो ये फोर्स जो वेट है ये फोर्स बॉडी को नीचे खींचना चाहती है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना चाहती है। तो ये ऐसे हमेशा कैसे लगेगी? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चाहे बॉडी सरफेस पे हो चाहे बॉडी सरफेस पे ना हो। ये केस देखो, यहाँ पर बॉडी है एक इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये सब डायग्राम्स तुम्हारी कॉपी में बने हुए हैं, बार बार ये क्वेश्चंस में हमें बनाना। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी पे वेट लगेगा ऐसे, समझ रहे हो? mg, m है बॉडी का मास। इंक्लाइंड प्लेन पे गलती करते हैं बच्चे, mg ऐसे बना देते हैं ना, मतलब इसके परपेंडिकुलर बना देते हैं, नहीं। इट ऑलवेज एक्ट, चाहे बॉडी टेढ़ी रखी हो, टेढ़े सरफेस पे रखी हो, फ्लैट सरफेस पे रखी हो, हमेशा वेट उसका डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये एक फोर्स यहाँ पे इस सिचुएशन में ऐसे लगेगी। अगर बॉडी हैंग कर रखी हो हमने, जैसे हमने यहाँ से एक थ्रेड की हेल्प से एक बॉडी को टांगा हुआ, तो भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg। ठीक है, सो इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और फॉर्मूला इसका होता है mg। भूलना नहीं, सबसे आसान है ये फोर्स है
क्योंकि हम देखते हैं इस फोर्स को, इसके इफेक्ट्स को डेली लाइफ में। दूसरी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को हम डिनोट करने जा रहे हैं एन से। अब नॉर्मल रिएक्शन के बारे में समझ लो जरा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैसे लगता है, डायग्राम्स की हेल्प से समझाता हूं। ये नॉर्मल रिएक्शन के डायग्राम। जब भी किसी बॉडी किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होती है तो वो सरफेस उस बॉडी को सपोर्ट देता है। हमारे रूम में जितनी भी बॉडीज पड़ी, हमारे रूम में जितनी भी बॉडीज पड़ी, वो सारी बॉडीज पे वेट लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन कोई भी बॉडी नीचे जा तो नहीं रही। अब ये टेबल पे एक बुक रखी है, एक सरफेस पे, एक टेबल पे, यहां पर एक बुक रखी। अब उस बुक का वेट लग रहा है टेबल पे नीचे mg। तो टेबल तोड़ के वो बुक चली क्यों नहीं जाती है नीचे? अगर उसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड mg, तो टेबल तोड़ के वो बुक नीचे चली जाती क्यों नहीं है? क्योंकि टेबल उसको वापस सपोर्ट कर रहा है एक फोर्स से, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया? तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। सुन लो, जितनी भी बॉडीज तुम्हारे आसपास रखी हुई हैं रूम में, वो सारी रुकी हुई दिख रही हैं एकदम रेस्ट पे। अब रेस्ट पे अगर ये सारी बॉडीज तुमको दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन पे फोर्स नहीं लग रही। इन सब पे फोर्स लग रही है, लेकिन बैलेंस्ड है। जितनी भी बॉडीज किसी सरफेस पे रखी हैं, उन सबका वेट नीचे लगता है, लेकिन वो सरफेस उनको सपोर्ट देता है ऊपर की तरफ एन। और अगर ये कहीं जा नहीं रही, ना नीचे ना ऊपर, तो एन इक्वल टू mg होगा। सो बैलेंस कर दिया एन ने mg को, तो ये बैलेंस्ड फोर्स हो गई ना, नेट फोर्स जीरो हो गई। समझ में आई बात? लेकिन जहां से भी बॉडी कांटेक्ट में होगी, ऐसा जरूरी नहीं है नीचे से ही, जहां से भी बॉडी कांटेक्ट में होगी, वहां से वो सरफेस बॉडी पे नॉर्मली फोर्स लगाएगा हमेशा, जितनी जगह से भी बॉडी कांटेक्ट में। फॉर एग्जांपल, पहला तो डायग्राम होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा, इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा। ये इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी रखी है, ये इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी रखी है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। इसके नाम में ही नॉर्मल आ रहा है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो इसके नाम में ही नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि ये हमेशा सरफेस लगाता है अपने साथ कांटेक्ट में रखी बॉडीज पे, और हमेशा परपेंडिकुलरली लगाता है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे जो बॉडी रखी है वो है ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन उस पे है ऐसे, जबकि mg तो उसका ऐसे ही होगा, है ना, जबकि mg तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ n जो है वो mg को बैलेंस नहीं कर रहा, तभी बॉडी नीचे आती। फ्लैट सरफेस पे तो बॉडी कहीं स्लिप नहीं हो रही, लेकिन यहां तो स्लिप हो रही है, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ n जो है mg को बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो mg का एक कंपोनेंट इधर होता है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। उस कंपोनेंट की वजह से ये बॉडी जो है वो नीचे आती, ठीक है। और क्या केसेस हैं जहां से भी कांटेक्ट में हो, जैसे तीसरा केस, अगर ये दो बॉडीज कांटेक्ट में है, ये m1 m2, तो ये कांटेक्ट में है ना, ये सरफेस देखो, ये वाला जो सरफेस है, तो ये बॉडी जो है वो उस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी n1, और बदले में वो बॉडी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी n2। हर सरफेस
अपने साथ कांटेक्ट में जो बॉडी है उस पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता है। एवरी सरफेस जो उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, सरफेस उस पे नॉर्मली फोर्स लगाता है, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं। और सर फर्स्ट केस तुम्हारा जो सेकंड केस में तो नहीं माना। तो मैं वही समझा रहा हूँ, यहाँ First बैलेंस नहीं, यहाँ हुआ, यहाँ बैलेंस नहीं। और देखो जैसे जैसे ये एक मान लो, और देखो केस चौथा, ये यहाँ पे एक ऐसे ऐसे ये सीढ़ियां है, ठीक है, और यहाँ पे एक रॉड रखी है। ये रॉड ऐसे पड़ी है, अब कहां से कांटेक्ट में है ये देख लो, दो जगह से, दो जगह से कांटेक्ट में। एक तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1 और एक यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N2। समझ में? नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये N1 होगा नहीं तो इस सीढ़ी को तोड़ के ये रॉड अंदर नहीं चली जाएगी, सपोर्ट को मिल रहा है। अगर ये नहीं होगा तो इस ग्राउंड को तोड़ के ये रॉड अंदर चली जाएगी, लेकिन नहीं जा रही है तो मतलब सपोर्ट में, मतलब इसके यहाँ पे जो इसका वेट लग रहा है उसको बैलेंस कर रहा है। केस 3, अच्छा ठीक है, केस 3 समझना है। मैं केस 3 फिर दोबारा बनाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। केस 3 को समझने की डिमांड आई। ये बहुत फेमस केस है। ये दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं और ऐसे तुमको क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो बॉडीज कांटेक्ट में है, 3 कांटेक्ट में है, 4 कांटेक्ट में है, बहुत सारी कांटेक्ट में। तो करना क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा पता होना चाहिए। ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में एक दूसरे के, तो ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, बट ये भी तो इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो कहानी होगी कुछ ऐसी, इधर ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इसको हमने कुछ नाम दे दिया N1, और ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इसको हमने कुछ नाम दे दिया N2। समझ आया बेटा? कनिष्का, ओके। और देखो यहाँ पे हमने एक बॉल रख दी, ठीक है, ये दो जगह से कांटेक्ट में है ये, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, ये और ये N1 N2। इतना तो तुमको पूछेगा भी स्कूल लेवल में, लेकिन फिर भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। N1 N2 ये सारे डायग्राम्स बनाओ, ये सारे टिपिकल केसेस हैं जो क्वेश्चंस में आते हैं। ऑल डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट। और अगर कोई बॉडी हैंग कर रही है तो इस पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं, हैंग कर रही है ना, ये तो सरफेस तो ये तो लटक रही है, क्या ये किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, ना इधर से ना इधर से ना ऊपर से ना नीचे। पर जो जिस वायर की साइड जिस रस्सी का वो कांटेक्ट के ऊपर बेस है वहां पे नॉर्मल की आवश्यकता बिल्कुल, पर हम इतना डिटेल में जाते नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्या हो गया इंजीनियरिंग, ठीक। तीसरी फोर्स है टेंशन, और आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है टेंशन, जिसको हम डिनोट करने वाले हैं कैपिटल T से। सो वी विल
denote weight by capital W, normal reaction by capital N, and tension by capital T. So it's equal to surface tension. हाँ, इस surface tension equal है या no अलग? बिल्कुल अलग, कोई लेना देना नहीं। वो फ्लूइड मैकेनिक्स में अलग चीज है, बिल्कुल सिर्फ नाम ही कॉमन है। टेंशन आती है रोप्स, टेंशन आती है रोप्स में, रस्सियों में, स्ट्रिंग्स में, खींची हुई रस्सियों में। देखो यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है और इस ब्लॉक के साथ एक रस्सी ऐसे जुड़ी हुई, ऐसे पड़ी है वो स्लैब। तुम इस रस्सी की मदद से इस ब्लॉक को खींचना चाहते हो, क्या ये खींचेगा? कब खींचेगा और कब नहीं खींचे? तुम यहां से तुमने इस रस्सी को खींचना शुरू किया, जब तक रस्सी सीधी नहीं हो जाती, पूरी टाइट नहीं हो जाती, तब तक ये ब्लॉक नहीं खींचेगा। ठीक है, अब तुमने रस्सी को पूरा खींच दिया और रस्सी जो है वो बिल्कुल टाइट हो गई। बिल्कुल देसी लैंग्वेज बता रहा हूं, पकड़ में आ रहा है, ये रस्सी टाइट हो गई है ना, और तुमने इसको यहां से पकड़ के खींचा और इस पे एफ फोर्स लगाई, क्या ब्लॉक खींचेगा? अब हमने सोचा कि ब्लॉक क्यों खींचा, हमने फोर्स तो रोप पे लगाई, तो रोप खींचनी चाहिए थी, रोप तो खींची, पर ब्लॉक क्यों खींचा? हम फिजिक्स में यही सब सवालों के तो जवाब निकालते हैं। हम आम आदमी की तरह थोड़ी ना आंसर देंगे कि रस्सी से बंधा हुआ तो खींचेगा ही, क्यों नहीं खींचेगा। ऑब्वियसली एक आम आदमी यही बोलेगा कि जब बंधा है रस्सी से तो खींचेगा। हमको वो जवाब नहीं देना, हमारे लिए सिर्फ यही पॉइंट है कि ये ब्लॉक पहले रेस्ट पे था, अगर ये रेस्ट से चल पड़ा है तो इस पे फोर्स लगी, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि फोर्स नहीं लगेगी तो चलेगा, है ना। मतलब इसे फोर्स लगी है, हमने तो नहीं लगाई, हमने तो रोप पे लगाई, तो रोप ने ब्लॉक पे लगाई। ठीक है, खिंची हुई रस्सियों में टाइट टॉट जो रस्सियां एकदम, उनमें एक फोर्स पैदा होती है एंड दैट इज कॉल्ड टेंशन, और उस खिंची हुई रस्सी से जो भी बॉडी कनेक्ट होती है, रस्सी उसको भी अपने साथ खींच लेती है। सो इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। तुम रोप की हेल्प से ब्लॉक को धक्का नहीं मार सकते, तुम सिर्फ खींच सकते। So it always acts along the rope away from the body because it is a pulling force. So what is the direction of tension जो इसमें पैदा हुई? ये in the direction of motion. हाँ, किधर होगा सर, मतलब in the direction of motion होगा ना? yes, in the direction of motion. Away from the body हो गया ना, away from the body. It always acts along the rope. And away from the body. ये ठीक, तो अगर एक केस तो ये हो गया ना, एक ये डायग्राम हो गया, इसका अलग बना देते हैं। ये ठीक,
अच्छा, तो अगर एक तो इसका एक डायग्राम हो गया, ये दूसरा हैंग कर रही है एक बॉडी यहां से। अब यहां पर भी तो हमारा सवाल है कि नीचे तो ये भी नहीं जा रही जबकि वेट इस पे लग रहा है। जो बॉडी सरफेस पे रखी थी उसको वो उसका वेट नीचे लग रहा था, जो बॉडी सरफेस पे रखी थी उसका वेट नीचे लग रहा था, फिर भी वो नीचे एक्सेलरेट नहीं हो रही थी। हमने उसको कैसे समझाया कि उसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा था। यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा, ये क्यों नहीं जा रही नीचे? वहाँ पे टेंशन कर रही है, उसके ऑपोजिट में कॉमन रिएक्शन लग रहा है क्योंकि बेस नॉर्मल रिएक्शन तो लग ही नहीं रहा है, सिर्फ टॉप से उसको छोड़ दो। just रोप के अलोंग यहाँ पे सर रोक टेंशन लग रही टेंशन है। दे रही है। क्या ये रोप खिंची हुई है पूरी तरह से? तो एक टेंशन फोर्स लगेगी, खिंची हुई है अगर ये रोप, ऑलवेज एक्ट्स along the rope away from the body, along the rope away from the body। और अगर ये बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे है एंड दिस टेंशन इज T, so this T is equal to T equals to weight में है T equals to weight तो वेट की एनर्जी मतलब T और weight वही लिखा है ना, टी और वेट इक्वल है। अगर अगर वेट ज्यादा होगा टेंशन से तो टेंशन सपोर्ट नहीं कर पाएगी और रोप टूट जाएगी, और अगर टेंशन ज्यादा होगी वेट से तो ये ऊपर उठेगा, हवा में झूले। यस, ठीक। तो ये डायग्राम देखो, दो बॉडीज दी रहेंगी तुमको और वो दोनों बॉडीज एक रोप से कनेक्टेड होंगी और एक रोप यहां है और इसको हमने खींचा एफ फोर्स लगा के, तो एक तो टेंशन यहां पैदा होगी ये टी, एक तो टेंशन यहां डेवलप होगी टी, और ये जो टी है ये एफ के बराबर होगा। ये वाला जो टी है वो एफ के बराबर होगा बिकॉज और किस वजह से वो टी पैदा हुआ? उस एफ की वजह से ही हुआ है। तो जितना वो फोर्स है, जितना फोर्स तुम रोप पे लगा रहे हो उतना ही टेंशन उसमें डेवलप हुआ है और वही टेंशन से ब्लॉक को खींचा जा रहा है। हाँ, ये भी टी इक्वल टू एफ। so T equal to universal नहीं, अभी सब बताऊंगा कब लेना है कब नहीं। सेम रोप सेम टेंशन, डिफरेंट रोप्स डिफरेंट टेंशन। स्कूल एग्जाम के लिए इतना याद रखना बहुत है। सुनो बच्चों, स्कूल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो रोप्स होंगी वो मासलेस मानी जाएंगी और वो फ्रिक्शनलेस मानी जाएंगी। स्कूल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, नीट जेई की बात नहीं कर रहा हूं, स्कूल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें रोप्स को मासलेस माना जाएगा और फ्रिक्शनलेस माना जाएगा, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि कोई रोप मासलेस नहीं होती और ना ही फ्रिक्शनलेस होती है, बट हम ऐसा मानेंगे फिजिक्स को इजी रखने के लिए। और अगर ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, अगर ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस है जो हमारे स्कूल एग्जाम में होगा, तो टेंशन इज सेम, टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट on the rope।
अगर ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, अगर तो अब छोड़ ही दो, क्योंकि हम तो मासलेस और फ्रिक्शनलेस ही मानेंगे बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल एग्जाम्स। तो टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट, सेम रोप सेम टेंशन, डिफरेंट रोप डिफरेंट टेंशन, ठीक है, सेम रोप सेम टेंशन। डिफरेंट रोप डिफरेंट टेंशन। ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोनों रोप्स तो अलग अलग है, ये रोप अलग है, ये रोप अलग है। अब यहाँ पर जो टेंशन पैदा हुई है वो टी है, और ये पूरा ये वाली रोप खिंच चुकी है पूरी, तो यहाँ पे जो टेंशन पैदा होगी वो होगी T1। डिफरेंट है ना ये रोप, हाँ एक का है, ये बीच में ब्लॉक आ गया ना भाई, ये अलग रोप है, वो ये रस्सी अलग है, वो रस्सी अलग है। और अगर सेम रस्सी है तो तुमने काट के उसका अलग पीस जोड़ा है तो भी अलग है। तो सर अगर हमने M2 में होल कर दिया तो उसको स्पन ही फिर M2 का कोई रोल ही नहीं है, फिर तो एक ही रोप हुई ना, दो हुई भी नहीं। और अगर एक ही है तो ये पॉइंट तब भी वैलिड है, और अगर वो दो है ये पॉइंट तब भी वैलिड है। होल करते तो एक ही रोप है, फिर हर जगह टेंशन। तो दिस इज अ डिफरेंट रोप ना, अगर ये डिफरेंट रोप है तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगी, एंड दोनों बॉडीज के लिए भी डायरेक्शन अलग होगी टेंशन की, बिकॉज टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रोप अवे फ्रॉम द बॉडी। अब ये यहां से लेकर यहां तक रोप तो सेम है, लेकिन टेंशन तो अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट करती है। इसका मतलब है वही टेंशन T1 इस ब्लॉक के लिए इधर होगी, लेकिन इस ब्लॉक के लिए इधर होगी। यानी वही रस्सी जो इस M1 को, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, ये भी पॉइंट हमें लिखना चाहिए। टेंशन का एक और पॉइंट, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, तो ये सबको पुल करती है। तो अगर यही रोप, ध्यान से देखो, इधर देखो सब पहले, यही रोप इस M1 को इधर खींचेगी, जबकि यही रोप M2 को उधर खींचेगी। समझे? और एक चीज और मुझे लिखनी थी यहाँ रोप्स के बारे में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इनएक्सटेंसिबल। मतलब ये रोप्स हैं, ये रबर बैंड्स नहीं है, खींचेंगे नहीं, तो इनकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। दीज रोप्स आर इनएक्सटेंसिबल। समझ गए? तो इफ दीज रोप्स आर नॉट इनएक्सटेंसिबल, और अगर इनका मास है और अगर इनका फ्रिक्शन है, तो ये सब कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है, फिर अलग कॉन्सेप्ट। बट ऐसा आएगा नहीं, और मेंशन नहीं होगा स्कूल के पेपर में, जो क्वेश्चन आएगा उसमें मेंशन नहीं होगा कि ये रोप मासलेस है, वो हमने मानना है। इट विल ऑलवेज बी मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो हमने ये सब क्यों पढ़ा? सेकेंड लॉ पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें तुमको ये सब यूज करना होगा। कैसा क्वेश्चन आएगा जरा ध्यान से देखना,
ध्यान से देखना सब लोग। सेकंड लॉ कहता है F इक्वल टू ma, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। F इक्वल टू ma स्केलर फॉर्म में तो बच्चों को भी F इक्वल टू ma। ठीक है बच्चों, अब जरा काम धाम छोड़ के जरा ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो। तो क्या होगा कि तुमको फोर्सेस जो दी होंगी वो फोर्सेस किसी एंगल वैंगल पे दी होंगी। फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक पे 10 kg के ब्लॉक पे एक फोर्स लगती है ऐसे 5 न्यूटन की 60 डिग्री के एंगल पे। याद करो, याद क्या करना, 2-4 क्लास पहले की बात है कि मैंने तुम्हें 2D मोशन बताया था। 2D मोशन बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक्स एक्सिस में अलग से यूज करनी होती है और वाई एक्सिस में अलग से यूज करनी होती है। बट सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन ही नहीं, हर इक्वेशन जिसमें वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो ऐसे ही यूज करनी। फॉर एग्जांपल इसको भी तुम स्प्लिट कर लो दो केसेस में। एक केस तुम्हारा बनेगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए एक्स और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम इंटू ए वाई। क्या मतलब है कि नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस, सिग्मा मतलब जो हो सकता है एक्स एक्सिस में कई फोर्सेस हो, तो सिग्मा मतलब वो सारी फोर्सेस का मिला जुला के जो आ रहा है नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, नेट फोर्स इन वाई एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन करने से पहले हमको अपने एक्सिस डिसाइड करने होंगे और वो वही होंगे जो मैंने तुम्हें सिखाया है कि इसको प्लस एक्स लेना है, इसको माइनस एक्स लेना है, इसको प्लस वाई लेना है, इसको माइनस वाई लेना है। ठीक, अगर तो क्वेश्चन के अंदर सारी फोर्सेस या तो एक्स में है या वाई में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो ना एक्स में है ना वाई में है तो उनके कंपोनेंट्स लेने पड़े। देखो अगर हम इसकी इक्वेशंस बनाएं तो ये फोर्स इस पे कैसे लग रही है, ऐसे, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। अब कंपोनेंट में मत सोचने लग जाना भाई, मैंने बहुत सिखा रखी है। अगर ये एंगल 60 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 60 होगा। सो दिस विल बी, अगर ये फोर्स है F जिसकी वैल्यू है 5, सो दिस विल बी F cos 60 and this component is F sin 60। समझ में आया? कंपोनेंट नहीं आते, बिल्कुल भी समझ में। फ्री बॉडी डायग्राम्स हमको बनाने होंगे फिर। मैकेनिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम्स। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम्स के अंदर? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, मतलब ये बड़ा सा ब्लॉक है फिर उसमें से फोर्सेस निकालना, तो हमारा डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमने उसका एक तरीका निकाला है। हम बॉडी को मानेंगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम बॉडी को मानेंगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और फिर हम उससे निकालेंगे क्या क्या फोर्सेस लग रही। इस वाले का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं यहाँ, तो बताओ इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रही है।
एक तो 5 न्यूटन वाली लग रही है एफ, एक mg लगती है। हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए, ये बॉडी है ना, हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए तुमने जो फोर्सेस भी निकालनी है, बॉडी फोर्स तो बॉडी पे लग रही है, बट हमने हमेशा फोर्स की जो टेल है वो बॉडी पे बनानी, समझे? जैसे ये फोर्स तो ऐसे लग रही थी ना, बट मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम वेक्टर को उठा के कहीं भी रखते जाओ, पैरेलली उसको शिफ्ट करते जाओ, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना और उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी। तो इसको हमने उठा के यहां रख दी। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि सारी फोर्सेस ऐसे बनानी है कि बॉडी पे उनका टेल हो, नॉट हेड। बॉडी पे क्या होनी चाहिए? टेल। सो दिस इज योर 5 न्यूटन वाली फोर्स। और फिर तुमको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट, बिकॉज हमको ये देखना है कि एक्स और वाई में कौन सी फोर्सेस है, बीच में नहीं। समझ गए? अगर तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर सारी फोर्सेस एक्स में है या वाई में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई फोर्स बीच में है तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे उसके कंपोनेंट्स। तो ये हमने बना लिया। ये एंगल कितना है? 60। सो दिस इज 5 cos 60 एंड दिस इज cos 60 होता है 1/2, so this is 2.5 न्यूटन and this is 2.5 √3 न्यूटन। ठीक है, कंपोनेंट्स हमने बना लिए ना। हमें फ्री बॉडी डायग्राम में जिस फोर्स के कंपोनेंट्स बना लिए, यानी कि जो है ही नहीं एक्स या वाई में, उसकी अब जरूरत नहीं रही। जिस फोर्स के हमने कंपोनेंट्स बना लिए उसकी जरूरत नहीं रही, उसको हटा दिया हमने, वो फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट नहीं होती। रुक जा, वो फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट नहीं होती। फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ वही फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम हम अपने ईज के लिए बना रहे हैं, ठीक है? तो हमको सिर्फ वही फोर्सेस लगानी है यहाँ पे जो हम फाइनल इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। सब अभी समझ में आएगी बात। और क्या क्या फोर्सेस हैं इस बॉडी पे? एक तो वेट लगेगा, एक तो वेट लगेगा नीचे 5g, सर एक नॉर्मल, एक नॉर्मल वाली फोर्स लगेगी ऊपर n। बस सरफेस फ्रिक्शनलेस है। ये बॉडी जा किधर रही है ये तो सोचो। इधर अगर तुम किसी बॉडी पे टेढ़ी फोर्स भी लगाओगे तो जाएगी तो सामने। मैंने बोला था ग्राउंड टूटता नहीं है कभी। अगर तुम टेढ़ी फोर्स भी लगाओगे तो बॉडी एक्सेलरेट तो सामने होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करो। नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, नेट फोर्स इन वाई एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस। ये कॉन्सेप्ट यूज करो और देखो जादू। बताओ क्या बनेंगी इक्वेशन? एक्स एक्सिस में क्या क्या फोर्सेस हैं? बस एक, देयर इज ओनली वन फोर्स 2.5 इक्वल टू m a। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma, लेकिन ये F इक्वल टू ma। ये लगा दी हमने ये वाली इक्वेशन, ये वाली x वाली। अब लगाते हैं y वाली। क्या y में कुछ एक्सेलरेशन है?
नहीं है। नॉर्मल स्कूल 0 ये बॉडी क्या नीचे जा रही है, क्या ऊपर जा रही है, तो इसकी वाई वाली फोर्सेस बैलेंस्ड है, यानी जितनी नीचे होंगी उतनी ही ऊपर होंगी। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? नॉर्मल हमेशा अपनी वेट की फोर्स को अपोज करती है ना, नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर लगता है टुवर्ड्स द बॉडी, और अगर वो वेट के अपोजिट है तो वो वेट को अपोज कर ले। मैंने इतने सारे डायग्राम बनाए ना, उन सब में नॉर्मल रिएक्शन वेट के अपोजिट था, सब में तो नहीं था, तो उसका वेट से कोई लेना देना नहीं है। जहां पर ये कांटेक्ट में होगा, ये देखो ये वेट के अपोजिट है, नहीं है। यहाँ पे वेट कहाँ लगेगा? इस रॉड का, इस रॉड का वेट सेंटर से यहाँ लगेगा mg। इन नॉर्मल रिएक्शंस का कोई लेना देना नहीं है वेट। ये वेट इसका नीचे लगेगा, जबकि नॉर्मल रिएक्शन इधर। ये सारी चीजें ना कथा सुन के आएंगी नहीं, ये प्रैक्टिस से आएंगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से आएंगी। तो अब इस वाली इक्वेशन की बात करें कि नेट फोर्स इन वाई एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस, बट वाई एक्सिस वाली तो हमारी सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो वाई एक्सिस की जो इक्वेशन बनेगी ना, दिस इज एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन, और ये वाई एक्सिस वाली इक्वेशन। n इक्वल टू mg यानी 5g प्लस 2.5√3। बताओ समझ आया कि नहीं? n इक्वल टू 5g प्लस 2.5√3 वेट mg मास mg 10 सॉरी 10 था 10g n equal to 10g plus 2.5√3. So this is the equation along y-axis. नहीं समझा रही बात? So n को बेचारे को बहुत ज्यादा बैलेंस करना पड़ गया है ना। n तो वैसे क्या करता है, वेट को बैलेंस कर रहा होता, अगर फ्लैट सरफेस पे रखा होता तो बॉडी के वेट को बैलेंस कर रहा था। अब हमने टेढ़ी फोर्स लगाई, उस फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया, n को उसे भी बैलेंस करना पड़ गया। इससे a पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वर्टिकल वाली पे, और वर्टिकल में तो a है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल वाली पे कोई नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट इस पे अगर हम यहाँ से फोर्स लगाएं और हम उसको आगे भेज रहे हैं तो वो थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो जाएगा, अगर आप ऐसे भेजते तो ज्यादा फोर्स देते। एग्जैक्टली तो उसकी एक्टिवेशन फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स कम हो गई है। अब अगर तुम यही फोर्स पूरी हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में लगाते 5 न्यूटन, पूरा 5 ऐसे लगाते, ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता, पर अब टेढ़ा करने से तुम्हें कंपोनेंट नहीं पता ना, यही प्रॉब्लम। टेढ़ा करने से उसे 5 का सिर्फ 2.5 मिला है। अच्छा, और अगर सीधा होता तो हमें डायरेक्टली 5 न्यूटन मिला होता। हाँ, तो ऑब्वियसली फिर एक्सेलरेशन ज्यादा उसे मिला ही कम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखोगे तो क्वेश्चन में आगे बात होगी। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, थोड़े सिंपल क्वेश्चंस के फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। हम अभी सिर्फ एफबीडी सीखेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सिंपल सिचुएशन हमने ली, दिस बॉडी इज केप्ट ऑन द सरफेस। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ये। किसी को किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम में कोई आपत्ति हो तो बता दें। ये बॉडी है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, ठीक है।
और इक्वेशन भी यहां मैं लिखता जाता हूं, n इक्वल टू mg। दूसरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इंक्लाइन प्लेन वाले मैं नहीं बनाऊंगा अभी, क्योंकि वो मुझे अलग से, वो वाला बना लेते हैं, ये वाला था ना। इसके लिए अगर हमें एंगल पता थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा, है ना। तो इसका जो बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, एक तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है ऐसे, एक तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन है ऐसे n1, है ना। दूसरा इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन है n2। अब तुम बोलोगे यहाँ पे थोड़ी है, और नीचे इसका वेट है mg, और ये एंगल हमें पता है कि थीटा है। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी यहाँ पे n1 तो ना ही x कोऑर्डिनेट x में लाएगा ना y में लाएगा, हाँ, कंपोनेंट नहीं आते ना, इसको दूसरे तरीके से डायग्राम बने। इसी के लिए कंपोनेंट्स, इसका दूसरे तरीके से नहीं बनेगा। इसका यही है अभी फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम इसको मॉडिफाई करके एक और फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उससे इक्वेशन बनाएंगे। इसको कंपोनेंट मतलब वर्ड स्टेप। हाँ, यहाँ पर n1 ने सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, बिकॉज ना ये x में है ना y में। कंपोनेंट बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक वेक्टर का थीटा एंगल पे जो इफेक्ट होता है वो होता है वेक्टर इनटू cos थीटा, और दूसरा होता है वेक्टर इनटू sin थीटा। फॉर एग्जांपल इसका जो ये इफेक्ट होगा, ये दिस विल बी n1 cos थीटा एंड दिस विल बी n1 sin थीटा, और फिर हम n1 को भूल जाएंगे। अच्छा, तो हमें थीटा की वैल्यू दी होगी और हमको बस sin थीटा और cos थीटा करके x sin में डालना है। यस, तो फ्री बॉडी डायग्राम, मॉडिफाइड फ्री बॉडी डायग्राम विल बी n2 cos थीटा n2 sin थीटा। n1 ने चेंज में जरा cos थीटा से ये किसके कंपोनेंट्स, n1 कंपोनेंट। और नीचे mg। फ्री बॉडी डायग्राम में हम यही कर रहे हैं, चाहे बॉडी इतनी बड़ी है बट हमने उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया और सारी फोर्सेस उसी पे लग रही है। बस फोर्स जो है ना उसकी तुमको टेल बनानी है, बॉडी हेड नहीं बना, ठीक। सर तो x एक्सिस sin होता है और y में cos नहीं, जो थीटा एंगल पे होता है वहां cos होता है और दूसरे वाला sin। थीटा किधर है, ये है, तो ये cos थीटा। अगर थीटा ये होता, थीटा का जो बेस होता है वो cos होता है, बेस हमेशा cos ही होता है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x में भाई ये बॉडी पूरी रेस्ट पे, तो एक्सेलरेशन ना x में है ना y में, तो n1 sin थीटा is
0, है ना, समझे? n1 sin थीटा इधर है बट इधर एक्सेलरेशन ही नहीं, तो n1 sin थीटा इज 0 और वर्टिकल में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल वाली फोर्सेस भी बैलेंस्ड है, यानी n2 प्लस n1 cos थीटा इज इक्वल टू mg, समझे? ठीक है, सबको समझ में आ रही है ना ये क्वेश्चन? अब ये हो कैसे सकता है? n1 sin थीटा 0 क्यों है? क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। रियल में, एक्चुअल में जब ऐसी रॉड पड़ी होती है तो फ्रिक्शन भी होता है, और फ्रिक्शन होता है इधर, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर, ठीक? एक्चुअल में ये चीज सच में कभी होगी नहीं, वो सेम है। अगर ये होगी तो फिर रॉड स्टेबल रहेगी नहीं, रॉड अगर स्टेबल है तो मतलब फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन है तो मतलब वो इधर होगा, आगे बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की भी, वो इधर होगा, तो वो n1 sin थीटा को बैलेंस कर लेता है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ये फ्रिक्शन है ही नहीं, देन n1 sin थीटा विल बी, तो ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनते हैं, फिर एक्स और वाई में इक्वेशंस बनती हैं, और फिर हम उनमें वो वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी होती हैं, और वो निकाल लेते हैं जो निकाल दी, समझे? तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आज ही रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर दूंगा, अच्छे से रिवाइज कर लेना, और कल हम कंटिन्यू करेंगे इसी टाइम पे, राइट? अभी लगेंगी और क्लास, हाँ, लेकिन कंप्लीट करा दूंगा, जब जिसका एग्जाम है उससे पहले कंप्लीट करा दूंगा, चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी। तो रिवाइज करना, बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगी, कल इसी के बेसिस पे खूब क्वेश्चंस होने, फिर तुम सोचोगे बैठ के कि टेंशन क्या होती है, इसलिए रिवाइज करके